किटी पार्टी वाली बहू। मालती एक मध्यम परिवार की लड़की थी। उसके पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे और मम्मी एक गृहिणी थी। मालती को शुरू से ही दिखावे वाली जिंदगी पसंद थी। सौरभ एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर होता है और उसकी शादी मालती से तय हो जाती है। मालती के सपनों को तो जैसे पर लग जाते हैं। सौरभ कितनी बड़ी कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। अब मेरी जितनी भी ख्वाहिश थी वो सब मैं शादी के बाद पूरी करूंगी। अरे वाह मालती, तेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। क्या क्या सोचा है तूने? मैं तो खूब मजे करूंगी, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाऊंगी, ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। और सोच कि अगर सौरभ कंजूस निकला तो? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। और फिर वो दिन भी आता है जब मालती की शादी सौरभ के साथ में धूमधाम से हो जाती है। ससुराल आकर मालती बड़ी खुश होती है। इतना बड़ा घर, इतनी महंगी महंगी चीज, ये सब देखकर मालती बोलती है, वाह मालती, क्या किस्मत पाई है। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर और गाड़ी। मालती बेटा, आज से ये घर तुम्हारा है। तुम जैसे चाहो इसे बना सकती हो। मैं कोई दकियानूसी सास नहीं हूं। तुम्हारा जो दिल है तुम खाना पीना। ठीक है मम्मी जी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मालती को कुछ करना ही नहीं होता था। सारे घर का काम नौकर चाकर करते थे। मालती को कहीं जाना होता तो ड्राइवर उसे ले जाता। एक दिन, यार मैं इतने बड़े घर में आ गई हूं, सौरभ मुझे हर महीने 15,000 रुपए खर्चे की भी देते हैं। क्यों ना एक दिन मैं अपने सब फ्रेंड्स को बुलाकर दिखाऊं कि देखो मैं कितनी सुखी हूं और कितने बड़े घर में रहती हूं। फिर वो किटी पार्टी करने की सोचती है। फिर वो अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं अपनी सब दोस्तों को घर पर पार्टी देना चाहती हूँ। हाँ हाँ मालती, क्यों नहीं, इसमें पूछने की क्या बात है। तुम अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी दो, इस बहाने घर में थोड़ी रौनक भी हो जाएगी। अरे मालती, तुम अपने दोस्तों को बुला लो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं सब कुछ अरेंज करा दूंगा, ठीक है? जी पापा जी। फिर आने वाले संडे को मालती अपने घर में एक बड़ी सी पार्टी रखती है जिसमें उसकी काफी सारी दोस्त आती हैं। और फिर मालती उन सबको पहले अपना घर दिखाती है, अपने सास ससुर से मिलवाती है और उसकी दोस्त। मालती, तेरा घर तो बहुत सुंदर है और तेरे सास ससुर भी कितने ब्रॉड माइंडेड हैं। हाँ यार, ये तो किस्मत की बात है, मेरी किस्मत अच्छी है। अच्छा मालती, एक बात बता, क्या हम हर महीने तेरे घर में किटी पार्टी कर सकते हैं? क्योंकि तेरा घर बहुत बड़ा है और यहाँ पर तेरे सास ससुर भी मना नहीं करेंगे। अरे ये भी कोई पूछने की बात है। उसके बाद शांति देवी और हरिओम सबको खाने के लिए बोलते हैं। सब दोस्त खाना खाकर चली जाती हैं और उसके बाद, और मालती बेटा, कैसी रही तुम्हारी किटी पार्टी? बहुत अच्छी पापा जी, सब दोस्त बहुत तारीफ कर रही थी। चलो बेटा, तुम खुश हो तो हमें अच्छा लग रहा है। मालती सोचती है, वाह मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। अब मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। कल ही सौरभ से पैसे लेकर कुछ शॉपिंग करके आ जाती हूँ। सौरभ घर आता है। अरे मालती, आज तो तुम्हारी किटी पार्टी थी ना, कैसी रही? बहुत अच्छी, मेरी सब दोस्तों को किटी पार्टी बहुत पसंद आई। वो सौरभ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ मालती, बोलो क्या? वो मेरी सारी दोस्तें अगले हफ्ते पिकनिक पर जाना चाहती हैं। मेरे पास पिकनिक के लिए कपड़े नहीं है, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे दोगे? मैं शॉपिंग करके आ जाऊं। ठीक है, मैं तुम्हें अपना कार्ड दे दूंगा, तुम्हें जो शॉपिंग करनी है वो कर लेना। मैं भी आज तुम्हारे दोस्तों से मिलता, पर संडे को भी एक मीटिंग आ गई, इसलिए सॉरी। अगली बारी मैं जरूर मिलूंगा, ठीक है? हाँ हाँ, वो आपका भी पूछ रही थी। और अगले दिन मालती अपनी दोस्त के साथ में शॉपिंग करने जाती है। देख यार, कितनी सुंदर ड्रेस है। हाँ, तुझे पसंद है तो ले ले। नहीं यार, मैं इतने पैसे लेकर नहीं आई। तुझे ड्रेस पसंद है ना? चल कोई नहीं, पेमेंट मैं कर दूंगी, तू ड्रेस ले ले। तू कितनी अच्छी है यार। और उसके बाद दोनों खूब सारी शॉपिंग करते हैं। घर आकर, अरे वाह मालती, तुम तो बहुत सारी चीजें खरीद के लाई हो। वो बस मम्मी जरूरत की चीजें थी। मेरी फ्रेंड पिकनिक पर जा रही है तो मुझे भी कुछ सामान लेना था।
हाँ बेटा, वो तो ठीक है, पर इतने सारे कपड़े, तुम्हारे पास तो वैसे भी इतने सारे कपड़े हैं, उन्हीं में से कुछ पहन लेती। मम्मी जी, मेरी दोस्तों को पता है मेरे सारे कपड़ों का, तो मैंने सोचा कुछ नया खरीद के पहनूं। और मालती अपने कमरे में चली जाती है। तब शांति देवी हरिओम से कहती है, आज तो मालती ने बेफालतू का खर्चा किया, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। छोड़ ना शांति, अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा बहुत खर्चा तो हो ही जाता है। और उधर मालती अपने कमरे में जाकर अपनी दोस्त को फोन लगाती है और उससे बातें करने लग जाती है। वो बताती है कि आज उसने कितनी सारी शॉपिंग करी। तभी सौरभ आ जाता है। अरे आप कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। और बताओ, हो गई तुम्हारी शॉपिंग? हाँ, मैंने जो जो चाहिए था वो सब खरीद लिया, ये लो अपना कार्ड। ठीक है मालती, पर आज तुमने 50,000 खर्च कर दिए। अच्छी बात है कि तुम्हें जरूरत है, तुमने सामान खरीदा, लेकिन 50,000 ज्यादा नहीं हो गया? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझे शॉपिंग करनी है। अगर आपको नहीं करवानी थी तो कार्ड भी मत देते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम शॉपिंग मत करो, पर मैं ये कह रहा था कि थोड़ा हाथ संभाल के शॉपिंग करो। देखो मालती, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। मैं हर महीने तुम्हें 15,000 खर्चे देता हूं ना। ठीक है, आगे से नहीं करूंगी। और फिर मालती अगले महीने फिर किटी पार्टी करती है और सौरभ की दी हुई सारी पॉकेट मनी वो किटी पार्टी पर खर्च कर देती है। सब फ्रेंड्स मिलकर 3 पत्ती खेलते हैं और आज भी मालती हार जाती है। यार, ये गेम मुझसे नहीं खेले जाते, मैं तो हर बार हार जाती हूँ। ओहो, तो इतना मुंह क्यों लटका रही हो? तुम्हारा पति तो इतना कमाता है, क्या जाता है 10-15 हजार रुपए खर्च हो जाए तो। हाँ, ये तो है, सौरभ मुझे कभी पैसों के लिए मना नहीं करते। और फिर सब दोस्त बहुत मजे करती हैं और चली जाती हैं। शांति देवी को यह बात थोड़ी बुरी लगती है कि मालती बहुत खर्चा करती है। एक दिन मालती बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करने लगी। ये देखकर हरिओम और शांति, सौरभ बेटा, मालती बहुत फालतू खर्च करने लग गई है, तुम उसे थोड़ा समझाओ। देखो बेटा, जरूरत की चीजें लेने के लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन इस तरह सामान खरीद खरीद के घर में भरना तो गलत बात है। 2 पैसे बचाकर नहीं चलोगे तो आगे कैसे होगा? जी पापा, मैं उसको समझा दूंगा। मुझे भी लगता है कि मालती ज्यादा खर्चा करने लगी है। और सौरभ, मालती देखो, तुम बुरा मत मानना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम खर्चा मत करो, पर थोड़ा हाथ संभाल के खर्चा करो। जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है वो मत खरीदो। मैं ऐसी कोई चीज नहीं खरीदती जिसकी मुझे जरूरत ना हो, सारी चीजें मेरी जरूरत की हैं। देखो मालती, तुम हर महीने किटी पार्टी करती हो और उसमें बहुत खर्चा करती हो। तुम्हारी सारी पॉकेट मनी वहीं खर्च कर देती हो। अगर तुम जोड़ो तो वो किसी के काम आए। तो आप सीधा सीधा बोलो ना कि आपको मेरी किटी पार्टी करने से परहेज है। तुम गलत समझ रही हो। मुझे तुम्हारी किसी चीज से कोई परहेज नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि पैसों की बर्बादी मत करो। और फिर अगले दिन मालती की माँ का फोन आता है। वो मालती से बोलती हैं कि उसके पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई हैं। डॉक्टर ने 2 लाख रुपए जमा कराने को बोला है। 50,000 रुपए वो जमा करा चुकी हैं, बाकी 1.5 लाख की जरूरत है। बेटी, तू मुझे 1.5 लाख रुपए दे दे। अब मालती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जितने भी पैसे सौरभ उसको जेब खर्च के लिए देता था वो सब खत्म कर चुकी थी। और वो सौरभ को बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि कल रात ही उनकी पैसों को लेकर बहस हुई थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो माँ की मदद कैसे करे। तभी मालती अपनी दोस्त को फोन लगाती है। सुन रहा था, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है, मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, क्या तू अभी मुझे 1.5 लाख रुपए दे देगी? यार, इतने पैसे तो मैं नहीं कर पाऊंगी, और इस वक्त ये भी बाहर गए हुए हैं। सॉरी मालती, मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगी। चल ठीक है, मैं रीता से पूछती हूँ। हेलो रीता, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे 1.5 लाख रुपया भी दे सकती हो? मालती, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, सॉरी। और फिर मालती अपनी 1-2 और दोस्तों को फोन करती है जिन्हें वो किटी पार्टी में बुलाती थी, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। और फिर मालती रोने लग जाती है। अरे मालती बेटा, क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी जी, पापा की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मम्मी को 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, पर मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? ओहो, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है? कौन से हॉस्पिटल में है? चलो, हम अभी उन्हें देखने चलते हैं।
चलो मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, वो गाड़ी निकालेगा, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। पर मम्मी जी, मैं बगैर पैसों के वहां जाऊं तो कैसे जाऊं? अभी ये सोचने का टाइम नहीं है, चलो तुम दोनों मेरे साथ। और फिर हरिओम, मालती और शांति देवी के साथ में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पर मालती की मां डॉक्टर से बात कर रही होती है और साइड में सौरभ खड़ा होता है। सौरभ को वहां देखकर, अरे आप यहाँ पर? हाँ बेटा, जब मैंने तुझे कॉल किया तो तेरा फोन मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने सौरभ को फोन किया। तभी सौरभ जल्दी से हॉस्पिटल आ गया और उसने सारे बिल की पेमेंट भी कर दी। सौरभ बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। क्या हुआ भाई साहब को? उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने हार्ट में प्रॉब्लम बताई है, उसी के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी। कोई बात नहीं, सौरभ टाइम से पहुंच गया ना, अब भाई साहब ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। और उधर मालती शर्मिंदा हुए खड़ी हुई थी, सोच रही थी कि उसने कितनी फिजूल खर्ची करी। सारा पैसा वो किटी पार्टी में हार गई और वो चोर नजर से सौरभ की तरफ देखती है। मुझे माफ कर दो सौरभ, मुझे आज पैसे की अहमियत समझ में आ गई। तुम इतनी मेहनत से पैसा कमाते हो और मैंने उसे ऐसे ही किटी पार्टीज में खत्म कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अब आइंदा से एक भी पैसा फालतू खर्च नहीं करूंगी। मालती, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है और उसका खर्चा भी उसी तरह सोच समझ कर करना चाहिए। तुम्हें अपनी मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं, मैं आगे से इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी। और उसके बाद मालती के पापा ठीक होकर घर आ जाते हैं और मालती को अपनी गलतियों से सबक मिल जाता है। मालती अब फालतू खर्चा करना बंद कर देती है और वो किटी पार्टी भी बंद कर देती है। भाई बहन का प्यार। भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते को बताती ये कहानी है जयंत और राखी की। जयंत बड़ा था और राखी उसकी छोटी बहन। दोनों कानपुर में अपने माता पिता के साथ रहते थे। जयंत और राखी के पिता काशीलाल एक सुनार थे। शहर में उनकी बड़ी दुकान थी। काशीलाल की पत्नी सुमित्रा घर और दोनों बच्चों का ख्याल रखती थी। जयंत बचपन से ही अपनी छोटी बहन राखी पर जान छिड़कता था और राखी भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे यूं ही वक्त गुजरता गया। जयंत अपनी पढ़ाई पूरी करके इंजीनियर बन गया था और राखी कॉलेज में पढ़ रही थी। वक्त के साथ भाई बहन के बीच का प्यार बढ़ता गया। राखी भी जयंत का बहुत ख्याल रखने लगी थी। एक दिन जब जयंत ऑफिस से घर आया तो राखी उससे बोली, आ गए भैया, लाओ ये बैग मुझे दो, आप हाथ मुंह धो लो। आज मैंने आपके लिए खाना बनाया है, सब कुछ आपकी पसंद का है। तूने बनाया है? तूने खाना बनाना कब सीख लिया? बहुत पहले। चलो अब जल्दी करो, बाकी बातें खाना खाकर कर लेना। जयंत हाथ मुंह धोकर आता है और खाने की टेबल देखकर चौंक जाता है। खाने में सब कुछ जयंत की पसंद का था और सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा था। ये देखकर जयंत कुछ उदास हो जाता है। राखी उससे पूछती है, क्या हुआ भैया? मुझे तो लगा था आप खुश हो जाओगे, पर आप तो। मैं खुशी हूं पगली, बस सोच रहा था कि मेरी गुड़िया कितनी जल्दी बड़ी हो गई। अब जल्दी ही वो दिन भी आ जाएगा जब तू अपने घर चली जाएगी मुझे छोड़कर। अरे फिक्र क्यों करते हो आप? उससे पहले आपका मन लगाने के लिए किसी को लेकर आ जाऊंगी मैं। क्या मतलब? कौन आने वाला है? आपकी दुल्हन और मेरी प्यारी भाभी। मम्मी पापा ने एक सुंदर सी भाभी चुन ली है मेरे लिए। देखूंगी मैं भी कि भाभी के आने के बाद आपको कितनी याद आती है मेरी। चुप कर, बहुत बोलने लगी है। चल अब खाना खा ले। राखी जयंत को शर्माते देखकर उसके गाल खींचती है। फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। जयंत के लिए उसके माता पिता ने जो लड़की पसंद की थी वो काशीलाल के दोस्त की बेटी कामिनी थी। पढ़ी लिखी सुंदर कामिनी को देखते ही जयंत उसे दिल दे बैठा और कामिनी भी जयंत को पसंद कर लेती है। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। कामिनी दिल की तो अच्छी थी पर व्यवहार में थोड़ी सख्त थी। उसे जो गलत लगता था वो तुरंत बोल देती थी। एक दिन राखी कुछ उदास थी। कामिनी और जयंत भी वहीं थे। जयंत ने जैसे ही राखी का चेहरा देखा उससे तुरंत पूछा, गुड़िया क्या हुआ? उदास क्यों है तू? कुछ नहीं भैया, बस वो ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि
भैया को भी अपनी परेशानी नहीं बताएगी? वो भैया दरअसल वो कॉलेज में। क्या हुआ कॉलेज में? किसी ने कुछ कहा तुझसे? नहीं भैया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो कॉलेज में एक लड़का है जो मुझे और मैं भी उसे, वो हम दोनों। चलो छोड़ो भैया, जाने दो। इतना कहकर राखी अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन जयंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, कहां भाग रही है? सच बता मुझे, कौन है वो लड़का और चल क्या रहा है? देख, अगर लड़का अच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं। तू बात तो कर मुझसे, डर मत। भैया उसका नाम कार्तिक है, हम दोनों क्लासमेट्स हैं, बस एक ही परेशानी है। क्या परेशानी है? खुल के बता मुझे। भैया वो कार्तिक का परिवार पैसों में हमसे थोड़ा कम है, लेकिन कार्तिक पढ़ने में बहुत अच्छा है भैया। उसने कॉलेज में टॉप किया है और कॉलेज प्लेसमेंट में उसे बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई है। पर मुझे लगता है कि सबके बावजूद मम्मी पापा नहीं मानेंगे हमारे रिश्ते के लिए। अरे कैसे नहीं मानेंगे? मैं मनाऊंगा उन्हें, तू चिंता मत कर। मगर उससे पहले मैं लूंगा क्लास तेरे कार्तिक की। अगर मैंने ओके कर दिया फिर मम्मी पापा तो मान ही गए समझ। मेरे प्यारे भैया, आपको पता है आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। हाँ हाँ पता है मुझे। राखी जयंत के गले लग जाती है। कामिनी ये सब देख रही थी, मगर वो जयंत से कुछ नहीं कहती। जल्दी ही राखी कार्तिक को जयंत से मिलवाती है। जयंत उससे बातचीत करता है और उसे परखने की कोशिश करता है। कार्तिक उसे पसंद आ जाता है। वो अपने माता पिता से राखी और कार्तिक के रिश्ते की बात करता है और उन्हें किसी तरह मना लेता है। राखी और कार्तिक की शादी हो जाती है। कार्तिक का घर जयंत के घर से छोटा था, सुख सुविधाएं कम थी, लेकिन फिर भी राखी खुश थी और ये बात जयंत समझता था। फिर भी राखी के ससुराल चले जाने के बाद वो बहुत उदास रहने लगा। वो हर वक्त राखी को याद करता रहता। उसकी ये हालत कामिनी से देखी नहीं गई। एक दिन उसने जयंत से कहा, मैं जानती हूं आप राखी को मिस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? राखी को तो उसके घर जाना ही था, और अगर अब आपको ये चिंता सता रही है कि उस छोटे से घर में राखी कैसे रह पाएगी, तो ये आपको उसकी शादी करवाने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं कामिनी, मैं जानता हूं राखी की खुशी कार्तिक के साथ ही है, लेकिन हां, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूं और कहीं ना कहीं उसके भविष्य की चिंता भी है मुझे। मैं ऐसा करता हूं कि उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, यह सही रहेगा। 1 मिनट रुकिए, जरा सोच समझ लीजिए। इतनी जल्दी क्या है? अभी अभी तो राखी की शादीशुदा जिंदगी शुरू हुई है। थोड़ा उसके पति को भी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। अगर कोई दिक्कत हुई तो कर देना मदद। कामिनी कैसी बात कर रही हो तुम? राखी भले ही अपने ससुराल चली गई है, पर अभी वो मेरी बहन है और हमेशा रहेगी। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। कामिनी की बात पूरी होती उससे पहले जयंत का फोन बजने लगा। जयंत ने फोन उठाया। फोन पर उसे बताया गया कि उसके माता पिता की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जयंत ये खबर सुनकर बदहवास्ता हो जाता है। कामिनी उसे संभालती है। दोनों हादसे की जगह के लिए घर से निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। जयंत के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। जयंत और राखी के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। अब सारी जिम्मेदारी जयंत पर थी। उसने राखी को भी कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन वो अपने पिता की दुकान और अपनी नौकरी दोनों को एक साथ नहीं संभाल पा रहा था। उसके पिता की दुकान नुकसान में जा रही थी। दूसरी तरफ जयंत की कंपनी ने उसे प्रमोशन दे दिया था, जिसके लिए उसे दिल्ली शिफ्ट होना था। आखिर में उसने और कामिनी ने मिलकर उसके पिता की दुकान और बाकी की प्रॉपर्टी को बेचकर हमेशा के लिए दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला लिया। उधर राखी को जब यह पता चला तो उसे जयंत के प्रमोशन की तो बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे इस बात का दुख था कि अब जयंत भी उससे दूर हो जाएगा। कार्तिक वैसे तो उसे बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसकी सास थोड़ी खड़ूस थी। जैसे ही जयंत के दिल्ली शिफ्ट होने की बात राखी की सास को पता चली तो उसने राखी से कहा, देख लिया तूने, बड़ा भैया भैया करती फिरती थी, अब जा रहा है वो सब कुछ बेच बाच कर, और तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, देख लेना। हाँ तो मम्मी जी, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, वो पहले ही बहुत कर चुके हैं मेरे लिए। आंखों में आंसू लिए राखी अपने कमरे में चली जाती है। उसने अपनी सास के बर्ताव को लेकर कभी जयंत को कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी जयंत सब समझता था।
जयंत ने सारी प्रॉपर्टी को अच्छे दाम पर बेच दिया और दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली से उसने राखी को फोन किया और कहा, कैसी है मेरी गुड़िया? ठीक हूं भैया, पर आपसे बहुत नाराज हूं मैं। आप दिल्ली चले गए, मुझसे मिले भी नहीं। वो इसलिए कि अब तुझे दिल्ली आना है। तेरे लिए एक सरप्राइज है। मैंने कार्तिक जी से बात कर ली है। वो कल तुझे लेकर दिल्ली आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। तो फिर ठीक है, मैं आपसे दिल्ली आकर ही मिलती हूँ। कार्तिक और राखी अगले ही दिन बस से दिल्ली पहुंचते हैं। बस स्टैंड पर जैसे ही वो बस से उतरते हैं, जयंत उन्हें एक चमचमाती कार के साथ दिखाई देता है। राखी दौड़कर जयंत के गले लगती है और कार को देखकर खुशी से कहती है, अरे वाह भैया, आपने नई गाड़ी ले ली, बहुत अच्छी है। हम इसी में घर जाने वाले हैं ना। तो फिर तुझे यहां लेकर क्यों आया हूं, पगली कहीं की? चल अब बैठ गाड़ी में। कार्तिक जी, लाइए सामान मुझे दीजिए। अब गाड़ी में बैठिए आराम से। कार्तिक वैसे तो समझदार था, लेकिन उस वक्त उसे ऐसा लगा मानो जयंत उसके सामने अपने पैसों का दिखावा कर रहा है। सभी लोग गाड़ी में बैठकर चल देते हैं। जयंत उन्हें एक बिल्कुल नए और आलीशान फ्लैट में लेकर जाता है, जहां गृह प्रवेश की सारी तैयारियां पहले से ही हो रखी थी। ये सब देखकर राखी जयंत से कहती है, वाह भैया, आपने नया फ्लैट भी खरीद लिया, बहुत अच्छा है। ये तो इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, दिल खुश कर दिया आपने। अच्छा, तो ये सरप्राइज था मेरे लिए। मैं आपके लिए बहुत खुश हूं भैया। लेकिन भाभी कहीं नहीं दिख रही, कहाँ है वो? वो बस आती ही होगी। मैं पूजा के लिए पंडित जी को लेकर आता हूं। तब तक आप दोनों फ्रेश हो जाइए। जयंत वहां से चला जाता है। राखी कार्तिक से कहती है, अच्छा फ्लैट है ना, और भैया ने गाड़ी भी कितनी अच्छी ली है ना। हाँ, अच्छा है, सब अच्छा है। क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखो राखी, मुझे गलत मत समझना तुम। मैं तुम्हारे भाई की तरक्की से जल नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें इतना दिखावा नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। तभी राखी की नजर दरवाजे पर पड़ती है, जहां जयंत खड़ा था। वो गाड़ी की चाबी वहीं भूल गया था। कामिनी भी वापस आ गई थी। उन दोनों ने कार्तिक और राखी की सारी बातें सुन ली थी। राखी घबराते हुए कहती है, भैया भाभी आप। राखी जाकर कामिनी से गले मिलती है। जयंत और कामिनी ये जाहिर नहीं होने देते कि उन्होंने सब सुन लिया है। सब लोग पूजा के लिए बैठते हैं, पर उससे पहले जयंत राखी से कहता है, हाँ गुड़िया, तो कैसा लगा तुझे सरप्राइज? बहुत अच्छा है भैया, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर असली सरप्राइज तो तूने अब तक देखा ही नहीं। ये कहकर जयंत राखी के हाथ में गिफ्ट बॉक्स पकड़ा देता है। राखी जल्दी से उसे खोलती है। उसमें उस नए फ्लैट और नई गाड़ी के पेपर्स होते हैं जो राखी के नाम पर होते हैं। राखी और कार्तिक ये देखकर चौंक जाते हैं। राखी जयंत से कहती है, भैया ये सब क्या है? ये सब कुछ तेरा है, ये फ्लैट भी और वो नई गाड़ी भी। और इसीलिए गृह प्रवेश की इस पूजा में भी तुझे और कार्तिक जी को ही बैठना है। लेकिन ये सब क्यों भैया? इसकी जरूरत नहीं है। मैं राखी को खुश रख सकता हूं। मैं जानता हूं कार्तिक जी कि आप मेरी बहन को बहुत खुश रख रहे हैं, लेकिन ये सब मेरा नहीं, मम्मी पापा का है। जब उनके 2 बच्चे हैं तो सब कुछ मेरा कैसे हो सकता है? मैंने जो प्रॉपर्टी बेची उससे हम दोनों के लिए अलग अलग फ्लैट और गाड़ियां खरीदी हैं। मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। यह राखी का हक है जो मैं उसे सौंप रहा हूं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मैं अब अपनी गुड़िया के पड़ोस में ही रहूंगा। राखी रोने लगती है। जयंत उसके माथे को चूमकर उसे गले लगा लेता है। कार्तिक और कामिनी भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। राखी और कार्तिक मिलकर गृह प्रवेश की पूजा करते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। जयंत की मदद से कार्तिक दिल्ली में नई नौकरी ढूंढ लेता है और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं।